अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है उज़ैर ज़फ़र और आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन जितने भी होते हैं तमाम के तमाम होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज़म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज़म जितने भी होते हैं वो तमाम के तमाम बने हुए होते हैं सेल से मिलकर। जब सेल्स डिफरेंट आपस में मिलते हैं तो बनता है टिश्यू। ठीक है, जैसे ब्लड टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, इस तरह। अब जब टिश्यूज़ डिफरेंट आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है ऑर्गन। जैसे ऑर्गन है, हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, लंग्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलके एक ही काम करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलके काम करते हैं। जैसे कि रेस्पायरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का अमल, इसके अंदर हमारा नाक भी इन्वॉल्व होता है, मुंह भी इन्वॉल्व होता है, इसके साथ हमारी हवा की नाली भी इन्वॉल्व होती है, उसके बाद लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम है तो उसके अंदर हमारा हार्ट और सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसके अंदर माउथ भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो खुराक की नाली भी इस्तेमाल होती है, स्टमक भी इस्तेमाल होता है, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन, पेंक्रियाज, लीवर, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती है। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जब आपस में मिलते हैं तो एक कंप्लीट ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मीन के हम इंसान के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है उनको डिस्कस करेंगे आज। इनमें से हम पहला रिस्पायरेटरी सिस्टम आज डिस्कस करेंगे, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको अगर मैं डिनोट करूँ तो ये बन जाएंगे। नोज़ आ जाएगा इसके अंदर, माउथ आ जाएगा, क्योंकि हम नाक के ज़रिए भी सांस लेते हैं और मुंह के ज़रिए भी सांस लेते हैं। नोज़ आ जाएगा, माउथ आ जाएगा, विंड पाइप, हवा की नाली आ जाएगी, और उसके साथ लंग्स आ जाएंगे। ठीक है, और साथ में फिर ब्लड कैपिलरीज भी आ जाएंगी, उनका भी क्या फंक्शन है अभी हम देखेंगे। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से मिलकर बनते हैं, सेल मिलते हैं टिश्यू से, सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यूज़ डिफरेंट आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो इसमें एक ऑर्गन सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम भी है, जिसके अंदर नोज़ इन्वॉल्व होता है, माउथ इन्वॉल्व होता है, विंड पाइप, हवा की नाली भी इन्वॉल्व होती है, लंग्स भी और ब्लड कैपिलरीज, ये 5 एक ऑर्गन्स हैं जो हमारे इस रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ब्रीथिंग पहला टॉपिक हमारा मेन है जो आज हम देखेंगे। ब्रीथिंग किसे कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने के अमल को। मीन के जैसे हम हवा अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं और फिर हवा क्या करते हैं, ख़ारिज करते हैं। जो हवा हम जिस्म के अंदर लेके जाते हैं उसकी कंपोजिशन और जो हम हवा बाहर ख़ारिज करते हैं उसकी कंपोजिशन में डिफरेंस होता है। अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो जब हम सांस को अंदर लेके जाते हैं, हवा को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, उस वक्त ऑक्सीजन ज़्यादा मिक़दार में होती है। ठीक है, और जब हम यही हवा अपने जिस्म से बाहर ख़ारिज करते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार क्या होती है, ज़्यादा होती है। मीन के हम सांस लेने के अमल के दौरान बेसिकली जो कर रहे होते हैं वो यही होता है कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल। अब इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सा पाथवे हमारा ये ब्रीथिंग का सिस्टम फॉलो करता है और उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, ये सारा हम देखते हैं। सबसे पहले एयर, हवा। एयर हवा है, ये हमारे नॉस्ट्रल्स कहते हैं नाक के नथनों को। ये जो 2 पोर्शन बने होते हैं हमारे नाक के, इनको हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स।
नाक के नथने जो होते हैं इनके ज़रिए हवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होती है। माउथ के ज़रिए भी दाखिल होती है, लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि हम मोस्टली क्या करते हैं, इन्हीं नॉस्ट्रल्स के ज़रिए हवा को अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, तो नॉस्ट्रल्स के ज़रिए जब हवा अंदर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होता है हेयर, बाल मौजूद होते हैं, और दूसरा होता है म्यूकस। जी, तो ये हेयर और म्यूकस मौजूद होता है हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर। हेयर क्या करते हैं, ये जितनी भी डस्ट वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह हमारे सांस के ज़रिए उस हवा के अंदर मौजूद डस्ट के पार्टिकल या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनको ये हेयर क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, वहीं पर रोक लेते हैं, इसे को हवा के साथ आगे नहीं जाने देते। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस ऐसा समझ लें कि एक ऐसा मटेरियल होता है जो हवा को नमी प्रोवाइड करता है। वो एक लिक्विड टाइप मटेरियल होता है जो कि हमारी हवा को क्या कर देता है, मॉइस्ट कर देता है, नमी वाला कर देता है, और साथ में वार्म्ड, थोड़ा सा गर्म भी कर देता है। क्या कर देता है, थोड़ा सा गर्म कर देता है, और साथ में मॉइस्ट भी कर देता है, नमी भी उसके अंदर एंटर कर देता है। क्यों, क्योंकि हमारे जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड होता है। तो हवा जब हमारे बॉडी के अंदर जा रही है तो उस हवा का टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 37 होना चाहिए। तो इस हवा के टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाता है, वार्म थोड़ा जैसा किया जाता है, गर्म किया जाता है। कैसे, इसी म्यूकस और हेयर के ज़रिए। ठीक है, तो सबसे पहले हेयर एंटर वी विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के अंदर मौजूद थे हेयर एंड म्यूकस। हेयर एंड म्यूकस की वजह से वहाँ पर डस्ट के पार्टिकल ट्रैप हो गए, बैक्टीरिया वगैरह ट्रैप हो गए, हवा वार्म्ड हो गई और मॉइस्ट हो गई। अब यहाँ से नॉस्ट्रल से आगे जाती है लैरिंक्स। असल में ना ये लैरिंक्स जो होता है ना, लैरिंक्स ऐसे आप समझ लें कि ये आवाज़ पैदा करने वाला आला भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, आवाज़ पैदा करने वाला आला। ये लैरिंक्स जब वाइब्रेट करता है, ये लैरिंक्स क्या करता है, जब वाइब्रेट करता है तो तभी हमारे गले में से आवाज़ पैदा होती है। इसे हम आवाज़ पैदा करने वाला ऑर्गन भी कहते हैं या आला भी कहते हैं, लैरिंक्स। अब नॉस्ट्रल्स के बाद हवा आती है लैरिंक्स में। लैरिंक्स को हवा की नाली भी कहते हैं। ठीक है, एंड लैरिंक्स के बाद ना एक सुराख सा बना हुआ होता है। इस सुराख के ज़रिए हवा अपने असल रास्ते में चली जाती है। इस सुराख को ऐसे करके बनाया हुआ होता है। ये सुराख है, इस सुराख को कहा जाता है ग्लॉटिस। क्या कहा जाता है, लैरिंक्स के बाद एक सुराख टाइप मटेरियल आता है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। अब हवा इस ग्लॉटिस के अंदर एंटर होती है। क्या होती है, हवा इस ग्लॉटिस के अंदर एंटर होती है, और जैसे हवा एंटर होती है अब ये आगे चली जाती है ट्रैकिया के अंदर। कहाँ चली जाती है, ट्रैकिया। असल हवा की नाली ट्रैकिया ही होती है, लेकिन लैरिंक्स मैंने बता दिया आपको आवाज़ पैदा करने वाला आला होता है, लेकिन हवा यहाँ से पास आउट होके जाती है। एक बात यहाँ पर आपने गौर करनी है, ये जो ग्लॉटिस है, सुराख है, ये दोनों के लिए सेम होता है। ऐसा समझ लें कि यहाँ से खुराक भी पास आउट हो सकती है और हवा भी पास आउट हो सकती है। तो जब हम खुराक खा रहे होते हैं तो तब खुराक खाते हुए इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन सा अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। वो ढक्कन क्या कर देता है, इसको कवर कर देता है। उस ढक्कन को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज़ अ टाइप ऑफ लिड। ये एक ढक्कन टाइप मटेरियल होता है जो क्या करता है, जब खुराक हम अपनी बॉडी के अंदर लेकर जा रहे होते हैं तो खुराक इस नाली के अंदर नहीं जाती। कभी आपके साथ अगर ऐसा हुआ हो तो हम खुराक खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, अचानक से हमें खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्यों होती है, असल में ना हमारे खुराक के कुछ ज़र्रात इस ग्लॉटिस के ज़रिए हवा की नाली के अंदर चले जाते हैं। तो क्योंकि हवा की नाली के अंदर जब खुराक जाएगी तो फिर क्या होगा, इशू क्रिएट होगा। तो इसलिए क्या होता है, हमें खांसी आती है, और खांसी कुछ देर आने के बाद वो खुराक के मटेरियल पार्टिकल जो ग्लॉटिस में चले गए तो वो क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं दोबारा से। तो ये बात आपने समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एयर
एंटर होती है विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर एंड म्यूकस मौजूद, उन्होंने अपना काम कर दिया। आगे लैरिंक्स, लैरिंक्स से आगे ग्लॉटिस, एक सुराख होता है, उस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन टाइप मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो क्या करता है, फूड प्रिवेंशन करता है, खुराक को इस नाली में जाने से बचाता है, इसलिए बंद कर देता है सुराख को। लेकिन अगर बाई चांस जल्दी में जब आप खाना खाते हैं तो अगर खुराक के कुछ ज़र्रात इसमें चले जाते हैं तो फिर हमें खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद खांसी के बाद वो वाले पार्टिकल्स बाहर चले आते हैं। अब हवा ग्लॉटिस से आगे जाती है ट्रैकिया के अंदर। कहाँ जाती है, ट्रैकिया का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए ना, ऐसे मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा यहाँ पर आपको बस समझाने के लिए। ये ऐसे ना ट्रैकिया के अंदर ऐसे सी टाइप मटेरियल होता है। सी टाइप ऐसे समझ सकते हैं कि आप कार्टिलेज होता है, क्या होता है, ये आप ना ऐसे अपनी नेक के नीचे अगर हाथ लगाए ना तो आप इसको इमेजिन कर भी सकते हैं, ठीक है। नाक का नेक के नीचे, गर्दन के नीचे जब आप हाथ लगाते हैं तो यहाँ पर जो आपको मटेरियल नज़र आ रहा है, ये जो आपको ऐसे फीलिंग नज़र आती है जब हाथ लगाते हैं, तो ये असल में एक्चुअल में होता है ट्रैकिया ही है, ठीक है। पहले लैरिंक्स आता है, लैरिंक्स के नीचे क्या आता है, ट्रैकिया आता है। अब ट्रैकिया के अंदर इस तरह सी शेप के कार्टिलेज मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, कार्टिलेज मौजूद होते हैं। अब इन कार्टिलेज का काम क्या है, इन कार्टिलेज का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये जो नालियाँ होती हैं ये क्या होती हैं, श्रिंक हो सकती हैं, मीन के ये आपस में क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हवा जब मौजूद ना हो तो ये बिल्कुल करीब करीब हो जाए। जब करीब करीब हो जाएंगी तो फिर हवा को यहाँ से पास आउट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिससे हवा सांस की तंगी हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने ये भी कुदरती निज़ाम बनाया है कि हमारे इस ट्रैकिया के अंदर ये सी कार्टिलेज मटेरियल मौजूद होता है, जो कि इस ट्रैकिया को, हवा की नाली को बिल्कुल क्या रखता है, यहाँ पर इसी पोजीशन पर ही रखता है। इसे और ज़्यादा श्रिंक या आपस में क्लोज नहीं होने देता, ताकि हवा आसानी के साथ नीचे चली जाए, ठीक है। सीलिया म्यूकस, सीलिया मौजूद होता है। सीलिया इन्हीं सी टाइप मटेरियल को ही कहते हैं, जो कि इसे क्या करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, बिल्कुल सीधा करके रखते हैं, ठीक है। इसके मसल्स को आपस में क्लोज नहीं होने देते। और यहाँ पर भी म्यूकस मौजूद होता है, उस म्यूकस की वजह से भी हवा को क्या किया जाता है, इसके साथ कुछ ना कुछ मॉइस्ट मिला दी जाती है, ठीक है। अब ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। ये आपने तरतीब याद रखनी है। अब ये ब्रोंकाई ट्रैकिया आगे ना डिवाइड हो जाता है, ऐसे ट्रैकिया आ रहा है ना तो ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ट्रैकिया आगे जब डिवाइड होता है तो इन पोर्शंस को हम कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। सिंगल को हम कहते हैं ब्रोंकस, जब दो आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्योंकि इधर भी क्या है, हमारा लंग्स है, इधर भी क्या है, लंग्स हैं। तो ये दो ब्रोंकाई हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब लंग्स हैं, अच्छा ब्रोंकाई आ गया। ब्रोंकाई के अंदर भी ये जो सिलिएटेड टाइप मटेरियल होता है ये इस ट्रैकिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है, और ब्रोंकाई के अंदर भी कुछ हद तक क्या होता है, मौजूद होता है। बट आगे जब ब्रोंकाई मज़ीद ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, तो उन ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये बिल्कुल जाके वैनिश हो जाता है ये सी टाइप मटेरियल, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स बिल्कुल बारीक बारीक नालियाँ ही होती हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं। अब ब्रोंक्यूल्स के आगे आते हैं एल्वियोलाई। क्या आती हैं, एल्वियोलाई, एयर सैक्स, जिन्हें हम हवा की थैलियाँ भी कहते हैं। हमारा जो मेन पॉइंट था हवा को, एयर को नॉस्ट्रल्स के ज़रिए लेके आने का, वो कहाँ तक था, इन एयर सैक्स तक लेके आना था, एल्वियोलाई तक लेके आना था। ये एल्वियोलाई हमारा मेन पॉइंट होता है जहाँ पर हवा ने आना होता है। ये एल्वियोलाई ऐसे भी आप कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जो लंग्स है, वो क्या है, यही एल्वियोलाई है। यही एल्वियोलाई क्या काम करता है, हमारा एल्वियोलाई ही पूरे लंग्स पर मुश्तमिल होता है, और पूरे लंग्स मिलके एल्वियोलाई से बने हुए होते हैं। और एल्वियोलाई एयर सैक्स होती हैं, हवा की थैली होती हैं, और इनकी समझ लें कि ये जो नाली है ना, यही कुछ सेल है, वो बिल्कुल बारीक सा होता है, सिंगल सेल ये मटेरियल होते हैं। अब ये इतने बारीक होते हैं क्योंकि एज वी नो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, एक सेल के बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन होती है पार्शली परमिएबल। पार्शली परमिएबल मींस कि वो कुछ चंद चीज़ों को अलाउ करेगी पास आउट होने की, और चंद चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी पास आउट होने में, ठीक है। तो जिन चीज़ों को वो अलाउ करेगी वो चीज़ें तो पास आउट हो जाएंगी, लेकिन जिन चीज़ों को वो अलाउ नहीं करेगी वो पास आउट नहीं हो सकती। तो एल्वियोलाई का काम यहाँ पर क्या होता है, एल्वियोलाई के साथ आगे मिली होती हैं ब्लड कैपिलरीज। ये एल्वियोलाई एयर सैक्स हैं, हवा की थैलियाँ हैं, ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ तुम्हें, ऐसे होती हैं हवा की नालियाँ, और इनके बाहर क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज घूम रही होती हैं, ब्लड कैपिलरीज।
और ब्लड कैपिलरीज भी क्या होती हैं, खून की बिल्कुल बारीक नाली होती हैं, वो भी क्या होती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं। क्या होती हैं, उनकी लेयर भी क्या होती है, सिंगल सेल्ड होती है। तो अब क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज जब इसके करीब आती हैं तो ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के दरमियान में क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। गैशियस एक्सचेंज होता है। गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है, अब ब्लड आ रहा है आर्टरी के ज़रिए, क्या आ रहा है, ब्लड आर्टरी के ज़रिए आता है एल्वियोलाई के करीब, ब्लड कैपिलरीज आगे डिवाइड हो जाती हैं। तो आर्टरीज में जब आता है तो उस वक्त क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है ऑलरेडी। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरीज का यहाँ पर फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करवाना। अब यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं, वेंस भी होती हैं, जो आ रही होती हैं वो मज़ीद जाके ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। ब्लड कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसमें हमारे एल्वियोलाई सैक्स हवा की नालियों के अंदर या एयर सैक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर सैक्स के अंदर आ जाती है, और एयर सैक्स से हवा मीन के ऑक्सीजन जो है वो कहाँ आ जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाती है। यहाँ पर एक्चुअल में गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से आ जाता है, ब्लड से आ जाता है एयर सैक्स के अंदर, और एयर सैक्स से ऑक्सीजन आ जाती है हमारे ब्लड के अंदर। फिर यही ब्लड चला जाता है हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट से कहाँ जाता है, पूरे बॉडी की तरफ जाता है। ये बात आपने याद रखनी है, जब खून ब्लड लंग्स के पास आता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं उस ब्लड को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत कम होता है। और जब ब्लड यहाँ से वापस जाता है तो वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा मौजूद होती है। ये बात आपने माइंड में रख लेनी है कि जब ब्लड आता है लंग्स की तरफ तो उस वक्त वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है ज़्यादा। और यहाँ पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर एयर सैक्स के अंदर एंटर कर देता है और वहाँ से ऑक्सीजन को अपने सांस मिला लेता है, और जब ये ब्लड यहाँ से वापस जाता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, मीन कि इसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या होती है, कम से कम होती है। तो ये था हमारा कंप्लीट ब्रीथिंग का प्रोसेस, जिसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले एयर एंटर होती है विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स से आगे लैरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स से फिर आगे ग्लॉटिस, फिर एपिग्लॉटिस का फंक्शन, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एयर सैक्स, ब्लड कैपिलरीज एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट ये सांस लेने के अमल के दौरान ना दो पार्ट्स होते हैं हमारे सांस लेने के अमल को हम डिवाइड करें तो एक होता है सांस का अंदर लेके जाना और दूसरा होता है सांस का बाहर निकालना। अब सांस का अंदर लेके जाना उसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन। क्या कहते हैं उसे? हम कहते हैं इंस्पायरेशन। और बाहर लेके जाना इसे हम कहते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, सांस का अंदर लेके जाना और सांस का बाहर लेके आना। लेकिन आपने कभी नोट किया हो तो जब हम सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी के अंदर चंद एक चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस कौन कौन सी आती हैं, वो चेंजेस अब हम देखते हैं। ये जो चेंजेस जो आती हैं मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग अगर देखा जाए तो पहले आता है इंस्पायरेशन, सांस को अंदर लेके जाना, और बाद में क्या आता है एक्सपायरेशन, सांस का बाहर लेके जाना। अब इंस्पायरेशन में जो चेंजेस आती हैं वो क्या होती हैं? अब देखें, जब हम सांस को अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो चेस्ट का एरिया है, छाती का जो एरिया है, उसे क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए ताकि हवा बाहर से अंदर आसानी के साथ आ जाए। और जब एक्सपायरेशन, सांस हमने बाहर निकालना होता है, तब हमने क्या करना होता है, अपनी बॉडी को प्रेस करना होता है, वहाँ पर प्रेशर लगाना होता है लंग्स के ऊपर, ताकि वो लंग्स के ऊपर जब प्रेशर लगेगा तो वहाँ से हवा क्या आ जाएगी, हमारी बॉडी से
बाहर आ जाएगी। तो इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस कर आती हैं? तो सबसे पहली चेंज है रिब्स मसल, जो पसलियों के मसल होते हैं ना, ये एक पसली है ना फॉर एग्जांपल, ये दूसरी पसली है, इनके दरमियान ये जो मसल्स होते हैं इनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी रिब्स होती हैं, पसली होती हैं, इनको एक दूसरे के साथ रगड़ से बचाते हैं ये मसल्स। अच्छा, रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। रिब्स मसल क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। पहले अगर ये करीब इतने दूर से होते तो जब इंस्पायरेशन का फिनोमेना होगा तब क्या होगा? रिब्स मसल बिल्कुल क्या आ जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट, करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही करीब करीब आएंगे, अब ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़े दूर दूर है, यहाँ पर क्या आ गए? करीब करीब आ गए। जब रिब्स के मसल्स आपस में करीब करीब आते हैं तो रिब्स क्या हो जाती हैं? ऊपर की जानिब उठ जाती है। क्या हो जाती हैं? ऊपर की जानिब। इनकी हमारी छाती क्या आ जाती है? थोड़ी सी आगे की तरफ आ जाती है। दूसरा होता है चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, छाती का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, डायाफ्राम का एरिया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड फ्लैटन का मतलब होता है ऐसे सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऐसे सीधा हो जाता है। फ्लैटन का मतलब सीधा हो जाता है। तो मीन क्या हो जाता है? डायाफ्राम हमारा ऐसे नीचे के जाने आ जाता है, ऐसे। ठीक है, डायाफ्राम कहते हैं ये जो हमारा पसलियाँ जहाँ पर ख़त्म हो रही हैं और हमारा पेट जो शुरू हो रहा है, इस दरमियान वाले पोर्शन को हम कहते हैं डायाफ्राम। इसी डायाफ्राम क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या आ जाता है? फ्लैटन, बिल्कुल सीधा हो जाता है इस तरह करके। ठीक है, मैंने ये साइन बनाया हुआ यहाँ पर कि डायाफ्राम क्या हो जाता है? नीचे की जानिब। डायाफ्राम नीचे होगा, मसल्स रिब्स मसल्स ऊपर की तरफ होंगे, तो क्या होगा? जो लंग्स होंगे दरमियान में, उन लंग्स को ज़्यादा एरिया मिल जाएगा फैलने के लिए, और वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। स्पेस इनसाइड कैविटी बिकम लार्ज, और हमारी कैविटी जो है लार्ज, जो लंग्स की जो कैविटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। इंस्पायरेशन में क्या होता है? दोबारा समझ लें ठीक से। रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये रिब्स मसल पहले ऑलरेडी होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बिल्कुल करीब करीब हो जाते हैं। इन करीब होने से वजह से क्या होता है? रिब्स अप, पसलियाँ क्या हो जाती हैं? थोड़ा सा ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकल आती। जब बाहर की तरफ निकलती हैं तो मतलब क्या हुआ गया? मतलब हो गया कि हमारा एरिया जो है चेस्ट कैविटी का वो क्या हो गया? एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया। उसके बाद डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस तरह नीचे की तरफ आ जाता है। क्या आ जाता है? इस तरह नीचे की तरफ आ जाता है, फ्लैट। ठीक है, और स्पेस इनसाइड कैविटी बिकम लार्ज, और स्पेस इनसाइड क्या आ जाती है? बढ़ जाती है, प्रेशर कम हो जाता है, और इसकी वजह से हवा हमारे बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट जो है एक्सपायरेशन के फिनोमेना, इसके अंदर बिल्कुल ही अपोजिट पॉइंट्स हैं। रिब्स मसल क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। रिब्स मसल रिलैक्स करेंगे कैसे? ये रिब्स हैं फॉर एग्जांपल, पहले अगर मसल इस तरह थे करीब करीब, तो अब क्या हो जाएंगे? रिब्स जब आपस में रिलैक्स होंगे तो ऐसे इनके दिमाग में फासला क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। जब फासला बढ़ेगा तो ये रिब्स क्या हो जाएंगी? नीचे की जानिब अपनी असल पोजीशन पर वापस आ जाएंगी। चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस। इन रिब्स के नीचे आने की वजह से उस पर प्रेशर लगेगा और प्रेशर की वजह से चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी। डायाफ्राम रिलैक्स होता है और डायाफ्राम की शक्ल क्या हो जाती है? ऐसे हो जाती है, गुंबद नुमा शक्ल उसकी बन जाती है। पहले क्या था? पीछे केस में वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है इस तरह, लेकिन अब क्या हो गया? ये गुंबद नुमा। जब ऊपर की तरफ ये डायाफ्राम उठता है तो तब क्या होता? हमारी चेस्ट कैविटी का एरिया कम हो जाता है। और एंड पे है स्पेस इनसाइड चेस्ट कैविटी इंक्रीज, डिक्रीज़ हो जाती है। स्पेस जो है इनसाइड चेस्ट कैविटी वो डिक्रीज़ होती है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है? फिर हमारे पास हवा हमारे जिस्म से बाहर चली जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ब्रीथिंग का, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मज़ीद कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।